जय भीम। मैं रवि एस्थेटिक ब्लू की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ है इफ्सा सातकशी जी, जो श्रीमती जी है रुपेश कुमार सिंह, जो कि स्वतंत्र पत्रकारिता कर पत्रकारिता करते हैं झारखंड से। आ, इफ्सा जी एक कवियत्री है और आर्टिकल्स भी लिखते हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में, उन्हीं से, रुपेश कुमार सिंह के बारे में। जी मैम। हाँ जी, मेरे जीवन साथी रुपेश कुमार सिंह एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। और वो उन लोगों में हैं जो समाज में एक समानता की व्यवस्था देखना चाहते हैं। तो समाज में वो शोषण विहीन समाज पसंद करने वाले लोगों में से एक है। और उसके लिए वो एक पत्रकार के तौर पे जितना कुछ बन पड़ता है वो अपनी ओर से करने का प्रयास करते रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता की है, लेकिन उनकी जी जी, आपको क्या लगता है रुपेश कुमार सिंह ने क्यों पत्रकारिता क्यों चुना? जी पत्रकारिता चुनने के पीछे का कारण उनका मुझे जो लगता है, जितना मैं समझ पाई हूँ, कि जी। जब पहली बात कि वो जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो वो भाकपा माले लिबरेशन की जो छात्र इकाई है, आइसा, उससे वो जुड़े रहे थे। उसके बाद फिर वो आइसा से उसके बाद वो पार्टी में भी जुड़े रहे। वो गांव गांव में जाके उन्होंने काम भी किया। लेकिन पार्टी में कुछ कारणों से जो भी है वो मोहभंग होने के बाद उन्होंने पत्रकारिता चुनी, क्योंकि उन्हें लगा कि इस लाइन में आकर आप जो हाशिए में पड़े जो लोग हैं उनकी बात को सामने रख सकते हैं, सरकार के सामने रख सकते हैं। और वो आप उनको ऊपर तक ला सकते हैं। क्योंकि जो मजदूर क्लास है, जो, और खास करके अगर मैं झारखंड की बात करूँ तो यहाँ के जो आदिवासी बहुल जो क्षेत्र हैं, जो बहुत पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो बहुत सुदूर जी। वर्ती जो क्षेत्र हैं, जहाँ तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पहुंचना भी नहीं चाहते हैं, वहां तक उनकी पहुंच भी नहीं रहती है, उनको वहां से कुछ ऐसा शायद दिखता नहीं है इंटरेस्ट के लायक, इसलिए वो नहीं पहुंचती। तो ऐसे लोगों की जो परेशानियां हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो ऐसे लोगों का जो योगदान है वो हमारे प्रकृति को बचाने में, हमारी धरती को बचाने में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि वो जी। प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति पूजक लोग हैं। वो कभी भी धरती को बंजर बनाने में विश्वास नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों पे जो सरकार की योजनाएं जो चलती हैं, तो ऐसे लोगों पे सरकार की योजनाओं का कितना सकारात्मक असर होता है या कितना नकारात्मक असर पड़ रहा है, इन बातों को वो अपने लेखनी के माध्यम से उजागर करते रहे और सामने लाते रहे हैं। और मुझे लगता है कि पत्रकारिता इसलिए उन्होंने पसंद किया ताकि ये एक लाइन है जहां आप इस चीज को अच्छे से कर सकते हैं, जी। और जो जी। अपनी क्षमता तो के हिसाब से उन्हें ये सही लगा। बराबर। पत्रकार होने के नाते उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, पर अब तो देख ही रहे हैं कि पत्रकारिता, देखिए, अब के समय में पत्रकारिता करना तो मतलब किस तरह की पत्रकारिता आप कर रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप सरकार के सिर्फ गुणगान में पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप तो बहुत सेफ जोन में हैं। लेकिन आप जी। अगर वही सरकार, क्योंकि सरकार तो हमारी जनता के लिए है, जो हमारे देश का जो एक देश की जो संरचना है, देश का जो जी। लोकतंत्र के हिसाब से जो ढांचा है, लोकतांत्रिक सबका। ढांचा है, उसके जी। हिसाब से तो आप यही है कि सरकार जो है वो जनता की सरकार है। लेकिन सरकार वो जनता के पक्ष में कितना काम करती है नहीं करती है, ये तो आमजन सब बखूबी जान रहे हैं। तो और इस चीज को सामने लाने के लिए लाने का जो भी प्रयास किया जाता है, उसके एवज में ही आज हमें ये परिणाम मतलब मिला है। उसी का एवज में जो हम लोग अभी भुगत रहे हैं, कि वो पिछले 1.5 साल से जेल में है। क्योंकि रुपेश ने जो पत्रकारिता की है वो ग्रास रूट की पत्रकारिता की है। उन्होंने जो खास करके उनकी पत्रकारिता आदिवासी बहुल क्षेत्रों पे रही है। तो वहां के आदिवासियों का क्या मतलब क्या परेशानी है, सरकार का क्या उनके प्रति रवैया है। क्योंकि देखिए, झारखंड की जो सरकार है वो खास करके आदिवासियों का हितैषी बनकर, कोई भी सरकार है, वो हम आदिवासियों के साथ हैं, हम आदिवासियों के दोस्त है, ऐसा कहकर ही वो सत्ता में आती है। खास करके जो अभी सत्तारूढ़ जो पार्टी है उनका तो पूरा, तो वास्तव में कि उनका काम कितना वो रहता है, पीपल प्रो वो काम कितना करे या आदिवासियों के लिए, वो कितना उनके हित में उनका जो सारा जो काम है वो जा रहा है या नहीं जा रहा है, इस तरह के पत्रकारिता वो करते रहे। और
इसके पहले भी ये 17 जुलाई 2022 में उनकी गिरफ्तारी हुई है इस बार। और वो भी 9 महीने पुराने एक केस में गिरफ्तारी होती है जिसमें वो अननेम्ड एफआईआर उन पर है, मतलब वो एफआईआर में शामिल भी नहीं है उनका नाम। जी। उनको उठाकर घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद उन पर और एक एक करके 3 और केस लगा दिए जाते हैं, जी। जिनमें से मतलब टोटल 4 केसेस है, जिनमें से 3 में वो अननेम्ड एफआईआर है उन पर। एक जो चौथा केस है उसमें नेम्ड एफआईआर है। और वो भी वो केस उस समय का केस है जिस समय रुपेश नागपुर के वीरा साथीदार के स्मृति जो सभा थी वहां पे प्रोग्राम में वो शामिल थे उस दिन। उस दिन अच्छा। का वो एफआईआर है, उस दिन की घटना पे वो एफआईआर किया हुआ है जो रुपेश के नाम पे। तो कुल जी। मिला के अब तक वो पत्रकारिता और ग्रासरूट की पत्रकारिता, ईमानदारी से की हुई पत्रकारिता की सजा भुगत रहे हैं। और जेल में वो संघर्ष कर रहे हैं, बाहर में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जी। जी, आपको क्या लगता है कि मीन्स जो शोषित है, वंचित है, जिनकी आवाज जो पत्रकार बुलंद करते हैं, उन्हीं को क्यों टारगेट करता है? इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, सरकार वो भले ही कह ले कि हम जनता से चुनी हुई सरकार है और जनता के लिए काम करने के लिए सरकार है, लेकिन आप जनता के लिए काम कितना होता है इसका हम एक छोटा मतलब एक एग्जाम्पल, अभी ताजा उदाहरण हम देख सकते हैं। हसदेव अरण्य का। जी। छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल की कटाई के लिए जिस तरह से अडानी को कोयला खदान जो है उनको अवेलेबल कराने के लिए जिस तरह सरकार वहां के जो निवासी हैं, अब वो जंगल में जो भी है वो वन्य प्राणी हैं। जी। जंगल तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जंगल हमारी धरती के लिए बहुत बहुमूल्य है। जी। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी, ये बच्चा बच्चा पढ़ता है। जी। ये तो सरकार जो जनता के लिए चुन के गई हुई सरकार है, जनता के लिए काम करने के लिए वो जो है प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम जनता के लिए काम करेंगे। तो वो कहाँ सुन रहे हैं, जनता की बात कहाँ सुन रहे हैं? अगर आपको सुनना ही है तो हसदेव की कटाई को रोक देते। ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसे में जो भी लोग जो आम जनता के साथ खड़े होते, क्योंकि सरकार पूरी तरह से काम करती है, वो जो भी बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं उनके लिए काम करते हैं, उनके एजेंट की तरह काम करने लगती है सत्ता में जी। आते ही। तो सरकार का ये जो काम है, अगर इसके कहीं भी नुकसान पहुंचाते हैं जो लोग हैं, रुपेश सरीखे और कई पत्रकार साथी हैं जो इस तरह की पत्रकारिता करते हैं, तो सरकार को वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है और वो पसंद नहीं आता है क्योंकि उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो जी। इसके लिए उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। और हमारे रुपेश पे तो एक तो जो जेल 2 बार, मतलब एक बार 2019 में उनको भेजा जा चुका था, फिर 22 में गिरफ्तारी कर ली। 2019 में जब भेजा गया था तो 6 महीने बाद डिफॉल्ट बेल पे वो बाहर आ गए थे, क्योंकि उस समय उनके खिलाफ चार्जशीट भी नहीं दायर की गई थी। ओके। इस बार भी, हाँ, इस बार 1.5 साल हो चुके हैं। इस बार अलग अलग केस की अलग अलग स्थिति है। और इसके साथ साथ एक मामला आया था 2021 में, जी। पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा लोगों की फोन में डालकर लोगों की जासूसी कराने जी। का मामला। जासूस। जी। इसमें भी, हाँ, इसमें भी रुपेश के फोन के साथ साथ मेरा फोन और घर में एक और फोन है, एक और नंबर है, तीनों नंबर पे मतलब जो पाया गया कि तीनों नंबर पे ही पेगास, जो रिपोर्ट में आई थी कि तीनों नंबर पे पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा जो है जासूसी कराई जा रही थी तीनों मोबाइल में। अब जो सरकार के जी। द्वारा जो गठित टीम थी उनके द्वारा कुछ क्लियर नहीं किया गया, लेकिन जो भी न्यूज एजेंसी के द्वारा जो पता चला था तो वो हमें यही पता चला था कि पेगासस स्पाईवेयर ये तीनों नंबर में मौजूद था। ओके जी। तो जैसे माओवादी कनेक्शन तो नहीं है, फिर भी सरकार ने उनको अरेस्टिंग किए है, तो इसका क्या मतलब निकल रहा है? देखिए, माओवादी कनेक्शन जो है तो ये एक सरकार का आप देखेंगे तो इधर कुछ समय से ये जी। बहुत ही मतलब वो एक प्रैक्टिस में ले लिया है उन्होंने। आप भीमा कोरेगांव के मामले में आप जितने भी लोगों की गिरफ्तारी देखिए, आप जी। सोमा सेन से लेकर जो है सोमा सेन तो प्रोफेसर रही हैं, है ना? जी। तो उनकी गिरफ्तारी है, या और भी तमाम जो सुधा भारद्वाज हैं, वो मतलब उनको कौन नहीं जानता है, इतनी बड़ी वकील रही हैं। जी। इनके सहित जो तमाम जो आनंद तेलतुम्बड़े जी हैं जो कि नागपुर कोर्ट के वकील रहे हैं, तो ये हम्म। सारे लोगों की गिरफ्तारी की जाती है और सभी को वही बताया जाता है कि ये माओवादी हैं, ये माओवादी के साथ इनका लिंकअप है।
जी यहाँ झारखंड की बात करें तो स्टेन स्वामी हैं। उनको तो सिर्फ न कि उन्हें पहले परेशान किया गया, न सिर्फ उनकी गिरफ्तारी की गई, बल्कि हिरासत में ही वो, मतलब ये सॉरी, कैद में ही उनकी वो शहीद भी हो गए, जी। मृत्यु भी उनकी हो जाती है। तो तो मैम केस क्या का। ये सारे लोग तो क्या ये जी जी सारे लोग जो कंटिन्यू। हैं, क्या ये तमाम लोग माओवादी हैं? क्या मतलब अब ये एक सवाल आता है कि आखिर क्यों सरकार जो है इस तरह से अटैक करती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि इस जो एक बैन संगठन है, अगर आपको उसके साथ टैग कर दिया जाता है तो बाकी के जो लोग हैं वो थोड़े ज्यादा डर जाते हैं, या आप पर जो भी कार्रवाई होती है या जो भी केस मुकदमा जो चलता है वो थोड़ा सीरियस नेचर का हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है सरकार एक जी ये जो है प्रैक्टिस में ले ली है कि जिनको भी जो भी हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें पकड़िए और एक बैन संगठन के साथ उनको जोड़ दीजिए और उन्हें कुछ लंबे समय के लिए अंदर रख दीजिए, उन पे यूएपीए जैसे जी। काले कानून थोप दीजिए। तो मैम केस कहाँ तक के आई है, और आपकी मुलाकात हो चुकी है रूपेश जी से लास्ट टाइम? कैसा लगा उनसे मिलके? हाँ, देखिए केस जो है तो जैसे मैंने भी बताया कि 2022 के बाद से अब तक 4 केसेस हैं और चारों अलग अलग स्टेज पे हैं। जैसे जी एक केस में, मतलब 2 केस में बेल मिल चुका है। एक केस में जो है हाईकोर्ट से बेल अभी 6 दिसंबर को खारिज किया गया है। और जो चौथा केस है उस पे अभी हमने जो एनआईए जो ली हुई है अभी केस, उस पे अब अभी हम लोग बेल पे गए ही नहीं, मतलब हमने बेल फाइल नहीं किया हुआ है। जी और रुपेश से मैं फिजिकली, मतलब जेल में जाके, जेल गेट पे जाके मुलाकात में बस एक बार की हूँ। वो 17 अप्रैल 2023 से अच्छा। पटना के आदर्श केंद्रीय कारा बेउर में है, बेउर जेल में है। हम्म। और वहां पे बस मैं एक बार जाकर मिली हूँ। परिवार के और जी बाकी सदस्य आते जाते रहे हैं। और बाकी टाइम मैं वो ई पोर्टल पे ही, प्रिजन पोर्टल जो होता है उसी पे मैं मुलाकात करती हूँ। तो अभी जी लास्ट 29 दिसंबर को हमारी बातचीत हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जी तो वो ठीक है, बाई हेल्थ, हाँ हेल्थ उनका ठीक है। और अंदर में भी वो अभी जो है मतलब जब से वो जेल जीवन उनका चल रहा है तब से उन्होंने 2 कोर्स में एडमिशन भी लिया है। जी। पत्रकारिता का कोर्स कर रहे हैं, उसमें मास्टर्स कर रहे हैं वो, और हिस्ट्री से मास्टर्स कर रहे हैं वो। ऑलरेडी वो तो मास्टर्स किए हुए थे गांधीयन थॉट से, लेकिन अब ये हाँ 2 सब्जेक्ट को लेकर फिर से वो मास्टर्स कर रहे हैं, ताकि जेल में भी जी एक पढ़ाई जो है वो चलती रहे। बराबर। जी। तो अभी भी हसदेव जंगल की जो है वो कटाई चल ही रही है ना? और उसके पीछे सरकार की क्या नीति हो सकती है? और रुपेश अगर बाहर होते तो वो क्या स्टैंड लेते थे इस बारे में? देखिए सरकार की क्या नीति है ये तो मतलब ये जानते हुए ही तो वहाँ के जो भी गांव के जो ग्रामीण है वो, मतलब इतने बड़े तौर पे वो उसको लेकर जो है विरोध पर आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि जी जंगल को ना काटना। वो तो कोयला खदान के लिए ही वहां पर की जा रही है। और इसके पहले भी मतलब कुछ कटाई किया गया था, जिस समय रुपेश जो है वो जेल से बाहर ही थे, मतलब घर पे ही थे। तो उन्होंने उस हम्म। दौरान भी ट्विटर स्पेस पे अपनी बात रखी थी। और बेशक कि अगर रुपेश बाहर होते तो इस पे वो फिर से कुछ इस व्यू से लिखते, इस जी व्यू से वो एक आर्टिकल लिखते, लेख लिखते, या शायद जाकर भी वो रिपोर्टिंग करते। तो जी वो जब जाहिर सी बात है वो जो है सरकार की जो मतलब जो करना चाह रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण की जी बातों को वो एक दरकिनार पत्रकार को करते हुए लेकर। भी, जी हाँ वो एक प्रकृति के, हाँ मतलब उनके ये साथ नहीं जाके प्रकृति के खिलाफ वाले काम में वो जो सरकार जो साथ दे रही है, तीन चीजों को अपने लेख के माध्यम से बेशक उजागर करते हैं और कभी भी ये कटाई के विपक्ष, मतलब कटाई का विरोध करने वालों के साथ ही खड़े होते हैं। जी। तो मैम सरकार और जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए मैं सरकार से तो यही अपील करना चाहूंगी कि जब आप सत्ता में हो तो कम से जी कम आप जनता के लिए काम करें। और साथ में जनता के साथ जो बाकी के जो आमजन हैं उनकी समस्याओं को समझें। जो हाशिए पे जी पड़े लोग हैं उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें। और इनकी समस्याओं को जो बाहर लाने का काम करते हैं वो सोचिए तो सरकार का ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों बराबर। से सरकार जो है वो एक खुन्नस न खाए, उनसे एक दुश्मनी निकालने जैसा रवैया ना अपनाए। उनके साथ उनके बातों को समझे, उनकी चीजों को समझे। और वास्तव में अगर सरकार
जनता की हितैषी है, जैसा कि हर सरकार अपने आप को दिखाती है, तो फिर जी आप जनता के हित में बोलने वाले जो पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वकील हैं, अध्यापक है, प्रोफेसर जो भी हैं, जिस भी पेशे जी से जुड़े हुए लोग हैं या लीडर हैं, तो आप उनके साथ रहें, उनसे आप बातचीत करें, उनकी समस्याओं को समझें, जानें, और उनके साथ आप सौहार्दपूर्ण रहें, ना कि उनसे आप द्वेष निकालने के लिए जो है उनको उठा उठा कर एक एक करके आप जेल में डाल दें। जी अगर सच में आपको जनता की हितैषी आप है, तो आपके काम पे दिखना चाहिए। जी और मैं जो बाकी जो लोग हैं, जो साथी हैं, तो उनसे मैं यही अपील करना चाहूंगी कि इस तरह के काम से, जिस तरह से अभी कुछ दिनों से एक ट्रेंड बना हुआ है, जो बोलेगा उस पे एफआईआर कर दो, जो बोलेगा उसको जेल में उठा के डाल दो, 6 घंटे जी बिठा के बातचीत करो, बुला लो थाने में, तो इन चीजों से न डरें। जी क्योंकि वो हमें डराने वाले लोगों की संख्या चंद है, बाकी हम लोग है, देश हमारा है, वो चंद जी लोगों का देश नहीं है। जी तो हम डिसाइड करेंगे कि हमारा देश कैसे हो, हमारा समाज कैसा हो, और अपने समाज को सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज हम चुप रह जाएंगे तो आने वाले कल में हमें एक सुंदर समाज मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला है। तो अपनी अपनी तरफ से हमें अपनी पहल जारी रखनी चाहिए, जहां तक हो हम्म, सके, और जी हमें एक सुंदर समाज के बनाने के लिए और हर कदम आगे ही बढ़ना चाहिए। और जो जी भी ऐसे जो लोग हैं जिन पर सरकार के द्वारा जो ये दमनात्मक जो कार्रवाई की जाती है, चाहे किसी भी पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, इनके विरोध में सब एकजुटता दिखाएं, और सब लोग जो है इनके अरेस्टिंग के खिलाफ, या जो भी इन पर दमन जिस भी तरीके से किया जाता है उसके खिलाफ एक स्वर में बोले, एक स्वर में आवाज उठाएं, एक स्वर में सरकार से जो है आप जवाब मांगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। जी। तो इप्सा जी, आपका हमारे पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आपके साथ न्याय हो, रुपेश कुमार सिंह जी को न्याय मिले, और हमारी शुभेच्छाएं आपके साथ होंगी। और फिर से आपके इस संघर्ष में, और हमारे पोस्टकास्ट को जो भी देख रहे होंगे, जितने भी व्यूअर्स होंगे, लिसनर्स होंगे, वो जुड़े, आपके संघर्ष में सहभाग लेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जय बहुत बहुत हिंद। शुक्रिया रवि जी। जी जी। जी।